गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय क्रिप्टो माइनिंग चैनल। और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत से व्यूज़ आ गए मेरा इसमें, एंड सब्सक्राइबर्स भी बढ़े। मैंने देखा कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं। देखिए, मैं पहले से बोल रहा हूँ कि आपको एंटरटेन करने के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। वेरी स्ट्रेट एंड क्लियर, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आपको क्रिंज कंटेंट बना के आपको वीडियो बनाऊं। और मैं बनाने के लिए बना सकता हूँ, आपको बीच दिखा सकता हूँ। इधर बहुत सारा चीज़ें, बहुत सारा प्लांट्स है। मैं देखो, प्लांट का अगर दिखाना है तो आई कैन शो यू द प्लांट्स ओवर देयर जो हमने किया था लास्ट टाइम। ये पूरा प्लांट्स है, फैक्ट्रीज है। ओके, सो बहुत सारा है तो मैं दिखा सकता हूँ, बट मेरा इंटेंशन वो नहीं है। देखिए, मैं ये जो प्लांट है ये हमने किया था लास्ट टाइम। ये पूरा जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, और टैंक्स वगैरह दिख रहे हैं, पूरा हम लोगों ने किया था। एक पेंट का ये रॉ मटेरियल, पेंट का रॉ मटेरियल वाला ये प्लांट है। ये देख लीजिएगा, आप लोग देख लीजिए, दिस इज़ द वन। ओके, क्लोज शॉट में। सो ये चीज़ है, तो आई कैन शो दैट, बट वो लीगल नहीं है। सो इसके लिए मैं कभी कभी जॉब के बीच में हम लोग आपको दिखा सकते हैं। सो ये चीज़ है। सो दैट इज़ द थिंग। सो अभी नेक्स्ट इसमें हम लोग आ जाते हैं आपका क्या बोलते हैं उसको, मैकेनिकल में। मैकेनिकल इंजीनियर्स का क्यूसी में क्या क्या कैसे रहता है, क्या क्या रोल रहता है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि मैकेनिकल इज़ वास्ट, बहुत सारा चीज़ इसमें कवर होता है। मैकेनिकल में आपका स्टैटिक इक्विपमेंट यानी कि टैंक्स वगैरह हो गया, और रोटरी इक्विपमेंट्स जिसमें पंप, कंप्रेसर्स, वर्टिकल पंप्स, और बहुत सारा चीज़ उसमें कवर होता है। एजिटेटर्स, ब्लेंडर्स, बहुत सारा चीज़ जो है रोटरी इक्विपमेंट्स में कवर होता है। और हो गया आपका स्ट्रक्चरल, जो भी प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन कम्स इन सिविल। स्ट्रक्चरल का जो लोड कैलकुलेशन वगैरह जो कैलकुलेशन करते हैं ना, वो सिविल में आ जाता है या डिज़ाइन में कवर हो जाता है। लेकिन उसका फैब्रिकेशन और वेल्डिंग एक्टिविटी जो है वो मैकेनिकल में कवर होता है। फैब्रिकेशन एंड इंस्टॉलेशन भी मैकेनिकल में कवर होता है, ठीक है। लेकिन आर्किटेक्चर, जैसे कि ये हो गया आपका जो वेयर हाउसेस वगैरह हो गया, वो पूरा कवर होता है इसमें, आर्किटेक्चरल सब्जेक्ट में कवर होता है, ठीक है। लेकिन मैकेनिकल वाला इंस्टॉल करता है यार, ज़्यादातर मैकेनिकल वाले इंस्टॉल करता है। वो शीटिंग वगैरह का जो काम है ना, वो पूरा ज़्यादातर सिविल वाले करता है। सो ज़्यादातर स्ट्रक्चरल का जो जितना भी मतलब प्लांट का, बहुत प्रोसेस प्लांट का जो बिल्डिंग्स वगैरह होता है, वो पूरा मैकेनिकल वाले करते हैं। सो दैट इज़ द थिंग। लेकिन उसमें भी सर्वे वगैरह होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिविल, कभी सिविल वाला कवर कर लेते, कभी इसमें कवर कर लेते। और ट्रांसपोर्टेशन लाइन जितना होता है, देखो प्लांट में क्या होता है, 2 वैरायटी या 3 वैरायटी का आइटम्स रहते हैं। एक तो यूटिलिटी में क्या क्या रहता है, यूटिलिटी में जितना भी प्लांट में प्रोसेसिंग करने के लिए जो पानी वगैरह होता है, ओके, और प्लांट एयर वगैरह रहता है, वो पूरा यूटिलिटी में कवर होता है। मतलब कॉमन एक प्लांट यूनिट रहता है जो प्रोसेस प्लांट के लिए जो भी पानी का ज़रूरत है, एयर का ज़रूरत है, या सब कुछ है ना, वो यूटिलिटी में कवर होता है। सो वो यूटिलिटी का अंदर आता है। और फायर फाइटिंग सिस्टम भी यूटिलिटी में कवर होता है, क्योंकि उसमें पानी है, वाटर है। और दूसरा है प्रोसेस। अब प्रोसेस प्लांट वो होता है जिसमें प्रोसेसिंग होता है, केमिकल्स वगैरह, और जितना भी केमिकल्स वगैरह स्टोरेज है ना, स्टोरेज और उसका जो रॉ मटेरियल होता है, लिक्विड का जो भी है, वो भी यूटिलिटी में कवर होता है। और जितना भी टैंक फार्म वगैरह पूरा यूटिलिटी में कवर होता है। और जितना भी आपका जो क्या बोलते हैं उसको प्रोसेस वाला ये प्रोसेसिंग होता है, जो भी प्रोसेसिंग का जो एक्टिविटी होता है, प्रोसेस बिल्डिंग में होता है, दैट कम्स इन द प्रोसेस। सो एक हो गया यूटिलिटी, एक हो गया प्रोसेसिंग। और बाद में एक सेफ्टी का होता है जो फायर फाइटिंग, यूजुअली फायर फाइटिंग सिस्टम होता है। फायर फाइटिंग का टैंक्स वगैरह यूटिलिटी में कवर होता है। सो ये चीज़ें 2 एक्टिविटीज़ हैं। सो ये पूरा मैकेनिकल में ही कवर होता है। मैकेनिकल वाले उसको कंस्ट्रक्शन में जो मैकेनिकल वाले उसको इंस्टॉलेशन करते हैं। तो मैंने वही बोला कि उसमें अगर आप देखेंगे तो आईटीपी में अगर आप देखेंगे तो आईटीपी में हम लोग उसको अलग अलग वैरायटी में उसको डिफाइन किया जाता है। मेटल्स में आ जाता है। मेटल्स में मैंने आपको बोला कि पंप्स, कंप्रेसर्स, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स, ब्लेंडर्स, एजिटेटर्स, जितने भी रोटरी इक्विपमेंट्स है, कन्वेयर बेल्ट्स, जितने भी है जो इलेक्ट्रिकल इसमें चलते हैं, वो पूरा जो इंस्टॉलेशन का एक्टिविटी होता है वो मैकेनिकल वाला करता है। और दूसरा हो गया स्टैटिक, टैंक्स हो गया, अंडरग्राउंड टैंक्स हो गया, अबव ग्राउंड टैंक्स हो गया,
अब कोन्स हो गया, जो भी है वो स्टैटिक इक्विपमेंट में कवर होता है। ओके, जो स्टैटिक होता है, मतलब जो घूमता नहीं है कुछ, मतलब इससे स्टैटिक। और दूसरा जो होता है ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइन, जो भी आप स्टोरेज करते हो उसको एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन लाइंस लगते हैं। प्रोसेस पाइपिंग होता है, यूटिलिटी पाइपिंग्स होता है। वो यूजुअली पाइपिंग अलग अलग वैरायटी का पाइपिंग होता है। मेटालिक पाइपिंग होता है, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, लो एलॉय स्टील होता है जो पी ग्रेड में होता है। जब P11, P22, P9 वो लो एलॉय होता है। कार्बन स्टील P1 होता है और स्टेनलेस स्टील P8 में गिना जाता है। स्टेनलेस स्टील में 304, 316 का मेटल होता है। और दूसरा हो गया नॉन मेटेलिक पाइपिंग और LTCS का भी मेटल रहता है। LTCS इज ऑल्सो कम्स इन द P1 ओनली। A333 उसका ग्रेड होता है। और दूसरा जो है आपका कार्बन स्टील का जो होता है A105, A36, A53, ये पूरा कार्बन स्टील। स्टेनलेस स्टील मैंने बोला A304 और 316। और दूसरा जो है आपका लो एलॉय का जो मेटल में P11, P8, P11, P9, P22 ग्रेड का होता है। A335 का ग्रेड होता है। तो ये सब चीज़ होता है। और एल्यूमिनियम भी पाइपिंग रहता है और नॉन मेटालिक पाइपिंग रहता है। नॉन मेटालिक पाइपिंग में आपका HDP लाइनिंग होता है। जो भी वेस्ट लाइन होता है वो HDP में करते हैं। और जो भी समझ लो कि पानी का वगैरह जो होता है वो हम लोग यूजुअली UPVC PVC में करते हैं। ये सब चीज़ छोटा मोटा जो पाइपिंग का जो पानी का जो सर्कुलेशन का यूजुअली UPVC PVC पाइप्स यूज़ करते हैं। सो ये सब चीज़ होता है पाइपिंग। और पाइपिंग को फैब्रिकेशन करना, इंस्टॉल करना, ये सब मटेरियल आता है बेसिकली। अगर आप मैं बोलूँगा तो ये सब मटेरियल आपका इसमें कवर होता है, मैकेनिकल में कवर होता है। उसमें और एक चीज़ क्या होता है, मैंने बोला कि वॉल्स होते हैं जो मैकेनिकल वॉल्स होते हैं। ओके, इवन द कंट्रोल वॉल्स आल्सो इंस्टॉल्ड बाय मैकेनिकल टीम ओनली। ठीक है, उसका कैलिब्रेशन वगैरह इंस्ट्रूमेंट वाला करता है, टेस्टिंग वगैरह इंस्ट्रूमेंट करता है, लेकिन उसको इंस्टॉलेशन मैकेनिकल वाला ही करता है। मैकेनिकल इंजीनियर्स का अंडर में वो एग्जीक्यूशन होता है। और उसके बाद वेल्डिंग एक्टिविटी होता है। ओके, वेल्डिंग इज़ अ मैसिव सब्जेक्ट है। मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ है वेल्डिंग। उसके बाद वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, फैब्रिकेशन जितना भी है वो मैकेनिकल इंजीनियर्स का अंडर में होता है। और उसके बाद आपका जो ये जो क्या बोलते हैं उसको, ये जो है वेल्डिंग हो गया, पेंटिंग वगैरह जो है केमिकल इंजीनियरिंग है पेंटिंग, लेकिन उसका जो पेंटिंग एक्टिविटी जो होता है ना वो केमिकल इंजीनियरिंग हैंडल करता है, बट मैकेनिकल भी इंजीनियर्स भी हैंडल कर लेते हैं। नॉट अ बिग डील। सैंड ब्लास्टिंग एंड पेंटिंग, ग्रिड ब्लास्टिंग एंड पेंटिंग, ये सब चीज़ जो है कोटिंग एंड पेंटिंग, ये सब चीज़ जो है पाइप इसका मैकेनिकल इंजीनियर के अंडर में आता है। अब अगर मैं बताऊंगा तो व्हाट आई एम गोइंग टू से, अब अगर ठीक है, अब अगर मैकेनिकल में मेटल में मैंने बोल दिया क्या क्या चीज़ आता है। स्टैटिक इक्विपमेंट, रोटरी इक्विपमेंट्स, और आपका वॉल्स वगैरह हो गया, मैकेनिकल वॉल्स वगैरह हो गया। उसके बाद आपका पाइप्स हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, बोल्ट हो गया, नट हो गया, गैस्केट हो गया, फिटिंग्स हो गया पाइपिंग का, एल्बो, टी, फ्लैंज, जितना भी है पूरा जो कवर होता है आपका इसमें किसमें आपका मैकेनिकल में कवर होता है। और उसके बाद ये सब चीज़ जो उसका पूरा MTC होता है। हर एक मेटल का एक MTC होता है, मिल टेस्ट सर्टिफिकेट होता है। कोई सब जगह आपने सुना होगा MTC MTC MTC। ये MTC होता क्या है? फॉर एग्जांपल देखें, स्टील प्लांट में जब स्टील का एक माउल्ड बनता है एक फर्नेस में, और एक फर्नेस 90 टन का रहता है, कभी छोटा भी रहता है बड़ा भी रहता है। लेकिन 90 टन का एक बकेट जैसा रहता है, उसको एक मेल्टिंग पॉइंट तक उसको हीट किया जाता है। वो मेल्टिंग पॉइंट से हीट करने से पहले क्या करता है कि उसमें रिक्वायर्ड मैग्नीशियम, रिक्वायर्ड जो केमिकल जो है उसको, कार्बन जो है और वो पूरा इंसर्ट किया जाता है। इंसर्ट करने के बाद उसमें क्या करते हैं, इंसर्ट करने के बाद वो हीट किया जाता है, मेल्ट किया जाता है, मॉल्टन स्टेज पे लेके जाता है। मॉल्टन स्टेज पे लेके जाने के बाद उसको एक बैच नंबर देते हैं। सपोज वो 90 टन मॉल्टन मेटल रेडी हो गया, उसको एक बैच नंबर देते हैं, उसको बोलते हैं हीट नंबर। मतलब वो पर्टिकुलर जो सैंपल ये जो बनाया उसको एक हीट नंबर देता है, बैच नंबर देता है, दैट इज द वन हीट नंबर।
ओके, वो उसमें से आपका स्लैब बनेगा, पाइप बनेगा या जो भी बनेगा, वो सैंपल से जो भी बनेगा वो नंबर से आइडेंटिफाई किया जाएगा, वो सैंपल का नंबर से आइडेंटिफाई किया जाएगा। अब उसमें क्या करते हैं, मैकेनिकल टेस्ट बहुत सारे, शार्प इम्पैक्ट टेस्ट होता है, केमिकल टेस्ट होता है, बहुत सारा चीज़, टेंसाइल टेस्ट होता है। सो ये पूरा जो टेस्ट होता है वो हर एक सैंपल में नहीं होता, उसमें से एक सैंपल निकाला जाता है। सपोज मान लो एक 90 टन का फर्नेस में से जो निकलता है, मान लो 1 किलोमीटर तक का पाइप का, 12 मीटर का या 6 मीटर का, 1 किलोमीटर तक का पाइप का मैन्युफैक्चर करते हैं। तो 1 किलोमीटर में जो मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हर एक पाइप का टेस्टिंग नहीं होता, सिर्फ उसमें एक बैच में एक पाइप का सैंपल निकाला जाता है। सैंपल निकलने के बाद उसको पूरा केमिकल मैकेनिकल पूरा टेस्ट किया जाता है, और उसमें से जो रिपोर्ट बनता है, दैट रिपोर्ट इज कॉल्ड मिल टेस्ट सर्टिफिकेट। ओके, समझ में आया ना अभी एमटीसी क्या होता है? इट इज कॉल्ड अ मिल टेस्ट सर्टिफिकेट। जो बैचिंग का जो बैच, जो 90 टन का जो बैच में जो मोल्ड होके जो उसका जो बना है, उसमें से एक सैंपल निकाल के जो मैकेनिकल टेस्ट और केमिकल टेस्ट करते हैं, उसका मिल टेस्ट सर्टिफिकेट निकलता है, और वो बैच को हीट नंबर दिया जाता है। वो हीट नंबर मिल टेस्ट सर्टिफिकेट में बाद में वो सैंपल का जितना भी केमिकल टेस्ट और मैकेनिकल प्रॉपर्टी टेस्ट किया जाता है, वो उसका एक रिपोर्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड मिल टेस्ट रिपोर्ट। क्लियर ना? ओके, ये चीज़ आपको हर एक मेटल में आएगा, पाइप में, फिटिंग में, आपका रिबार में, स्ट्रक्चर में, हर एक चीज़ में अप्लाई होता है। ओके, हर एक चीज़ में आपको, आप जब स्टील को वेरीफाई करने के टाइम में क्या ये करते हैं, उसमें स्ट्रेंथ भी डिफाइन किया जाता है, कितना स्ट्रेंथ का होता है, क्या होता है। सो ऐसा अलग अलग चीज़ होता है, तो उसका एक अलग अलग एमटीसी बनता है। सो दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ हाउ इट इज़। ये हो गया। अब मैकेनिकल में मैंने बोला मेटल, पहला आईटीपी में सबसे पहला मेटल इंस्पेक्शन करना होता है। मेटल में मैंने आपको बोला क्या क्या चीज़ होता है, स्टैटिक, रोटरी, स्ट्रक्चरल, पाइपिंग में फिटिंग्स, उसके बाद वॉल्स वगैरह होता है, उसके बाद आपका स्ट्रक्चरल आइटम होता है। स्ट्रक्चरल में अलग अलग स्ट्रक्चरल स्टील्स क्रॉस सेक्शंस होता है, सी, आई सेक्शंस होता है, एच सेक्शंस होता है, डब्ल्यू सेक्शंस होते हैं, और आपका हॉलो ब्लॉक सेक्शंस रहता है, हम स्क्वायर रहता है, स्क्वायर ट्यूब्स रहते हैं, उसके बाद फ्लैट बार रहते हैं, प्लेट्स रहते हैं, उसके बाद स्टार कॉलम भी रहता है कभी कभी, उसके बाद पीबी स्ट्रक्चर रहता है जो प्लेट से बनाया जाता है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स, ओके, बेस्ड ऑन द डिज़ाइन। सो ये चीज़ कवर होता है, उसका हर एक का एमटीसी रहता है। वो एमटीसी को आपको ट्रेस करना है, वो डॉक्यूमेंट और इसमें ट्रेस करना है, उसका भी एक सेम रहता है कि हर एक सैंपल का हम लोग को एक एमआर के साथ अटैच करके देना पड़ता है। देखो ये इतना स्ट्रेंथ का है, इतना थिकनेस का, ये हम प्रपोज कर रहे हैं ये प्लांट के लिए। उसके बाद वो अप्रूवल देते हैं, उसके बाद हम उसको परचेस करते हैं, तब मेटल आता है। तो आपको जो एमआर होता है उसको कंपेयर करना होता है, जो अप्रूवल लिया उसको कंपेयर करके आपको कौन सा फैक्ट्री का अप्रूवल मिला, वो फैक्ट्री का आपको ये कंफर्म करना है कि यही पर्टिकुलर फैक्ट्री से मंगाया करके आपको क्रॉस चेक करना पड़ता है। ये हो गया इंस्पेक्शन, हो गया पहला मेटल का इंस्पेक्शन, मैंने बताया आपको क्लियरली। और दूसरा जो होता है आपका जो है जो फैब्रिकेशन का जो इंस्पेक्शन होता है, जो पाइपिंग में जो फैब्रिकेशन के टाइम पे हम लोग एक आइसोमेट्रिक हम लोग को दिया जाता है, वो आइसोमेट्रिक को ये करके हम लोग को फैब्रिकेशन किया जाता है। वो आइसोमेट्रिक के हिसाब से आपको डायमेंशनल चेक, फिटअप इंस्पेक्शन, डायमेंशनल चेक, उसके बाद एज प्रिपरेशन वगैरह चेक करना पड़ता है, गैप्स वगैरह चेक करना पड़ता है। और फिटअप इंस्पेक्शन में क्या क्या चेक करते हैं, वेल्डिंग इंस्पेक्टर यूजुअली चेक करते हैं। फिटअप इंस्पेक्शन में हम लोग क्या चेक करते हैं कि रूट फेस कितना mm होना चाहिए, 3 से 4 mm, या जो उनका एक अलग अलग रिक्वायरमेंट है, 3 से 4 mm यूजुअली। और रूट गैप 3 से 4 mm, और रूट फेस का एक परसेंटेज रहता है, कितना mm, 2 mm, 3 mm ऐसा रहता है। और रूट का एक फेस रहता है जो ऐसे यानी कि फेस होता है। मैं बाद में पूरा विद स्केच में आपको पूरा डिफाइन करूँगा, अच्छे से आप लोगों को डिफाइन, ये रॉ वीडियो है। उसके बाद बीवेल एंगल होता है 30, एक साइड का बीवेल एंगल होता है 37.5, दोनों साइड का मिला के 75 डिग्रीज कुछ ऐसा होता है। और उस हिसाब से उसका बनाया जाता है। वी ग्रू रहता है, सिंगल वी रहता है, मतलब एक साइड फ्लैट एक साइड ऐसा, और दूसरा जो है डबल वी रहता है। उसके बाद डबल वी बोलेगा तो दोनों साइड, मतलब अंदर के साइड में और ऊपर के साइड में, दोनों साइड में एक डबल वी ऐसे रहता है, सिंगल वी रहता है, मतलब ऐसे रहता है। सो ये चीज़ रहता है। उसके बाद
फिलेट वेल्डिंग रहता है, जो मतलब ऐसे जोड़ने के टाइम में जो मतलब ऐसा जो डिग्री होता है जो वो 90 डिग्री का डिग्री होता है, तो उस टाइम पे हम लोग उसको फिलेट जॉइंट्स बोलते हैं। और ऐसा करके बहुत सारे इंस्पेक्शंस होते हैं। उसके बाद वेल्डिंग इंस्पेक्शन होता है। वेल्डिंग इंस्पेक्शंस में क्या करते हैं, विजुअल भी इंस्पेक्शन करते हैं, हर एक पास का इंटर पास क्लीनिंग वगैरह हम वेरीफाई करते हैं, हर एक पास का इंस्पेक्शन होता है। उसके बाद इंस्पेक्शन होने के बाद दूसरा जो होता है एनडी के लिए हम लोग उसको प्रपोज करते हैं। एनडी में क्या क्या रहता है, एनडी में इंस्पेक्शंस में नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन बोलते हैं। उसमें आरटी, यूटी, पीटी, वो पूरा एनडी में कवर हो जाता है। और हार्डनेस टेस्ट एनडी में कवर नहीं होता, वो अलग होता है। ओके, उसके बाद पीडब्ल्यूएसटी होता है, वो भी नॉन डिस्ट्रक्टिव में कवर होता है। वो पूरा होने के बाद उसका एक रिपोर्ट आ जाता है। वो रिपोर्ट में बहुत सारे डिफेक्ट्स आते हैं, कभी पोरोसिटी, कभी क्रैक्स होते हैं, कभी स्लैग्स इंक्लूजन होता है, ज़्यादातर आईएफ भी आ जाते हैं। अगर रूट में अगर प्रॉपर फ्यूजन नहीं किया तो लैक ऑफ फ्यूजन भी आ जाता है, एलएफ बोलते हैं हम लोग उसको। सो वो भी आता है। और पोरोसिटी, ज़्यादा पोरोसिटी रहती है बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी में जो वाटर कंटेंट रहता है वेल्डिंग के टाइम पे उसमें ट्रैवल करता है। जब पानी का अगर इसमें वेल्डिंग में ट्रैवल करते तो क्या होता है, वो इवापोरेट हो जाता है, पानी इवापोरेट हो जाता है, बबल्स बन जाता है। सो दैट इज़ कॉल्ड पोरोसिटी। और वेल्डिंग करने के टाइम में जो स्लैग्स रहता है, जो डर्ट रहता है, मतलब जो जो ऊपर का जो उसमें बर्निंग करने के लिए जो आर्क वेल्डिंग में जो यूज़ करते हैं उसमें जो स्लैग्स रहते हैं वो अगर डिपॉजिट हो गया तो वेल्डिंग के अंदर उसको हम स्लैग्स करके डिफाइन करते हैं। रूट में अगर प्रॉपरली फ्यूजन नहीं हो तो लैक ऑफ फ्यूजन होता है। और हाई लो में इशू रहता है। हाई लो अगर रहता है एलएफ होता है, और एलएफ 100% फेल होता है, क्रैक्स 100% फेल होता है। पोरोसिटी में एक लिमिट होता है, वो एक्सेप्टेबल लिमिट होता है। बहुत छोटा है तो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसको रिजेक्ट कर लेता है। सो ये चीज़ है, इंस्पेक्शंस होता है वेल्डिंग इंस्पेक्शंस। और वेल्डिंग इंस्पेक्शन करने के लिए मैंने लास्ट टाइम भी बोला स्वीसिप करना ज़रूरी होता है कोर्स। स्वीसिप 3.1 3.2 रहता है। सर्टिफाइड सोसाइटी ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्शन पर्सनल का एक करके एक ये रहता है, कोर्स रहता है। वो बहुत अच्छा कोर्स है, 5 डेज़ का ट्रेनिंग रहता है, 1 दिन का एग्जामिनेशन रहता है। उसमें आपको क्या है, बेसिकली ये जो सीसिप का कोर्स रहता है वो बेसिकली एक क्या बोलते हैं उसको, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है एक्चुअली देखा जाए तो। ओके, वो मेटल का बारे में डिफाइन करता है, कैसे मेटल वेल्डिंग के टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ वेरीफाई करना होता है। वेल्डिंग क्या होता है कि वेल्डिंग दो मेटल को ज्वाइन करने का एक प्रोसेस होता है थ्रू बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल पावर। अब उसमें क्या होता है कि आपको क्या मेंटेन करना है वेल्डिंग में। वेल्डिंग में हम लोग को ये मेंटेन करना है, जो प्लेट में जो हमने बोला था मिल टेस्ट सर्टिफिकेट में जो मैकेनिकल टेस्ट करने के टाइम में जो उसका जो एक अलग अलग पाइप का अलग अलग इसका एक स्ट्रेंथ रहता है, वो स्ट्रेंथ को आपको मेंटेन करना है वेल्डिंग में। सो जब अब हम पहले क्या करते हैं, वेल्डिंग करने से पहले उसका एक WPS बना लेते हैं, दैट इज़ वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। वो वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन बनने के बाद वो डिज़ाइन होता है, दैट इज़ अ डिज़ाइन ऑफ दैट वेल्डिंग। वो डिज़ाइन होने के बाद एक सैंपल हम लोग बनाते हैं, उसको PQR बोलते हैं, प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। मतलब हर एक WPS का एक PQR बनता है, वो PQR को हम लोग लेबोरेटरी भेजते हैं टेस्टिंग करने के लिए। सेम टेस्टिंग होता है जो MTC का इसमें टेस्टिंग होता है। उसमें भी 4P इम्पैक्ट टेस्ट होता है, उसमें NDT होता है, उसमें आपका क्या बोलते हैं उसको, एनडीटी होता है, 4P इम्पैक्ट टेस्ट होता है, केमिकल टेस्ट होता है, बहुत सारा टेस्ट होता है, तो हार्डनेस टेस्ट भी होता है। और वो पूरा टेस्ट होने के बाद आपको PQR का एक रिकॉर्ड अप्रूव्ड रिपोर्ट मिलता है, उसको आपको WPS में अटैच करना है, और वही आपका डिज़ाइन अप्रूवल होता है। आप उसके बाद जो भी आपको वेल्डिंग करना है वो पर्टिकुलर थिकनेस का, वो पर्टिकुलर WPS रिलेटेड आप उसको WPS का पैरामीटर्स आपको वेरीफाई करना पड़ता है। अभी WPS में क्या क्या क्राइटेरिया है, WPS में Q401 जो हम लोग आसमी स्टैंडर्ड से लेते हैं, जो केमिकल प्लांट के लिए 31.3 और पावर प्लांट के लिए 31.1, आसमी 31.1 होता है। और AS&T भी वेरीफाई करना पड़ता है, टेस्टिंग रिक्वायरमेंट भी वेरीफाई करना पड़ता है। और दूसरा जो है आपका क्वालिफिकेशन, जो वेल्डर्स का क्वालिफिकेशन जो सेक्शन 9 सेक्शन 8 जो क्वालिफिकेशन होता है, क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट होता है, आसमी सेक्शन 9 एंड सेक्शन 8, उसमें पूरा वेल्डिंग वेरिएबल्स पूरा डिफाइन किया रहता है। तो कौन सा टेस्ट के लिए कौन सा कंज्यूमेबल यूज़ करना है वो पूरा डिफाइन किया रहता है। और क्या क्या क्राइटेरिया है, फिलेट का मतलब गैप का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, और कितना स्पीड, IPM बोलते हैं इंच पर मिनट, वो कितना स्पीड में करना रिक्वायरमेंट है।
तो 3 to 4 इंच पर मिनट का रिक्वायरमेंट रहता है, वो पूरा डिफाइन किया रहता है सेक्शन 8 सेक्शन 9। उसके बाद टेस्टिंग वगैरह मैंने बोला, अगर केमिकल प्लांट का अगर ये है तो आस्मी 31.3, अगर पावर प्लांट है तो आस्मी 31.1। सो ये सब चीज़ रिक्वायरमेंट रहता है। अगर स्ट्रक्चरल कहते हैं D1.1, AWS D1.1 को हम लोग फॉलो करते हैं WPS में। ओके, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, तो उसको हम लोग को स्टडी करना है। आप लोगों को कौन सा स्टडी करना है, मैं मैकेनिकल वालों को बोलता हूँ, इंटरनेट से डाउनलोड कीजिएगा। D1.1 AWS D1.1 जो स्ट्रक्चरल में जाना चाहते हैं वो AWS D1.1, जो पाइपिंग वगैरह में जाना चाहते हैं गो थ्रू द आस्मी B31.3, ये केमिकल प्लांट का, आस्मी B31.1 ये पावर प्लांट का, और दूसरा जो है सेक्शन 9 फॉर द क्वालिफिकेशन वेल्डिंग क्वालिफिकेशन आस्मी सेक्शन 9, और सेक्शन 8 वो भी प्री क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट रहता है, उसमें पूरा कवर होता है। और बाकी आपका ASNT में बहुत सारा टेस्टिंग रिक्वायरमेंट रहता है, जो वॉल्स का और बहुत सारा चीज़ ASNT में कवर होता है, जो टेस्टिंग वगैरह का जो रिक्वायरमेंट होता है स्टील का। ये हो गया आपका, तो इंस्पेक्शंस मैंने बताया, ये हो गया। ये पूरा वेल्डिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। फील्ड में जाके इंस्टॉलेशन होता है, इंस्टॉलेशन का अगेन पूरा चेक किया, अलाइनमेंट वगैरह चेक किया जाता है। इक्विपमेंट का भी सेम, स्टैटिक इक्विपमेंट का भी हम लोग को लेवल और एलिवेशन वगैरह चेक करते हैं, उसका मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा अलग से। रोटरी इक्विपमेंट का सेम, हम लोग क्या कर, रोटरी इक्विपमेंट में हम क्या क्या चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो 2-3 पंप्स इंस्टॉल होता है हमेशा, A B और एक स्टैंड बाय। ओके, हमेशा A B और एक स्टैंड बाय रहता है, सो ऐसा रहता है। सो उसके बाद क्या करता है हम लोग, वो A B का सेंटर लाइन को मतलब कोऑर्डिनेट सेंटर लाइन को प्रॉपरली ये कर लेते। कभी कभी ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, ऐसा नहीं, एकदम प्रॉपर हम लोग उसको सेंटर लाइन को एस्टेब्लिश करना पड़ता है फाउंडेशन में। करने के बाद एलिवेशन हर एक पाइप रोटरी इक्विपमेंट का एलिवेशन प्रॉपर मेंटेन करना है, क्योंकि कभी कभी इंटर कनेक्शन रहता है, कभी पाइपिंग कनेक्शन के टाइम में अगर ऐसा रहेगा तो इट विल बिकम लाइक दिस। सो ये एक इश्यू रहता है, एलिवेशन वगैरह चेक किया जाता है। और रोटरी इक्विपमेंट का बेस एलिवेशन इंस्टॉल करने के बाद, वो पूरा होने के बाद शिम्स वगैरह सेट कर लेते हैं पहले से। उसके बाद बेस इंस्पेक्शन होने के बाद बेस अलाइनमेंट, लॉन्जिट्यूडिनल और ट्रांसवर्सल में मैकेनिकल लेवल रहता है। उसका जो मैकेनिकल लेवल का जो लीस्ट काउंट होता है 0.01, सी कितना सेंसिटिव होता है, 0.01 उसका लीस्ट काउंट रहता है। लॉन्जिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्सल दोनों डायरेक्शन में हम लोग को चेक करना पड़ता है। और रिक्वायरमेंट क्या रहता है, 0.02 पर मीटर रहता है, 0.02 mm पर मीटर रिक्वायरमेंट रहता है। मान लो 10 मीटर है तो 10 मीटर इंटू 0.02, तो वो उसका टॉलरेंस अलाउेबल टॉलरेंस होता है। ये हो गया, बेस अलाइनमेंट हो गया। बेस अलाइनमेंट होने के बाद एलिवेशन चेक हो गया, ट्रांसवर्सल लॉन्जिट्यूडिनल आपने मैकेनिकल लेवल रख के आपने चेक किया। उसके बाद आपने चेक किया आपका रोटरी, दोनों जब एक साइड में मोटर रहता है, एक साइड में पंप रहता है, दोनों का जो फेस जो कनेक्ट होता है वो फेस का अलाइनमेंट चेक किया जाता है। एक मिनट, मैं गाड़ी निकाल के दूसरा जगह पर डाल देता हूँ। सो दोनों का जो है आपको ये चेक करना पड़ता है, दोनों का जो है आपको ये अपने दोनों का जो है अलाइनमेंट चेक करना पड़ता है। अलाइनमेंट में 2-3 टाइप का अलाइनमेंट होता है। एक तो रिवर्स अलाइनमेंट होता है, वो भी मैं आपको अलग से एक डिटेल बना के आपको मैं समझाऊंगा। रिवर्स अलाइनमेंट होता है, और दूसरा जो है फेस एंड रिम अलाइनमेंट होता है, और तीसरा जो है लेज़र अलाइनमेंट होता है, जिसमें लेज़र इंस्ट्रूमेंट रख के हम लोग अलाइन करते हैं। ये 3 टाइप का अलाइनमेंट होता है। उसका भी रिक्वायरमेंट का जो रिक्वायरमेंट होता है, टॉलरेंस होता है 0.02 होता है। ओके, 0.02 ये करते हैं। उसका जो लीस्ट काउंट जो उसमें हम डायल गेज यूज़ करते हैं, वो डायल गेज का जो लीस्ट काउंट होता है दैट इज़ 0.01। सो इस हिसाब से वो मैं उसको दिखा के आपको बता देता हूँ, आप इंटरनेट पे चेक करें। रिम एंड फेस अलाइनमेंट, रिवर्स अलाइनमेंट, और इसका ये क्या नाम है आपका लेज़र अलाइनमेंट। ये रोटरी इक्विपमेंट में आप जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हो, ओके, जो वो अलाइनमेंट करता है उसको टेक्नीशियन का नाम होता है मिलराइट। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप उसमें एंट्री कर लेते हो या स्टडी कर लेते हो
रोटरी इक्विपमेंट में आप आगे जाके आप कोई भी पंप एंड इसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में चले जा सकते हो, क्योंकि वो हर एक कंपनी क्या करता है, एक अपने पास अपना इंजीनियर रखता है, मैकेनिकल इंजीनियर रखता है, ताकि वो फील्ड में जाके इंस्टॉलेशन करने के टाइम में पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, सो टरबाइन वगैरह अलाइनमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। टरबाइन कंप्रेसर वगैरह का जो अलाइनमेंट है, इट्स ऑसम, क्योंकि आरपीएम इतना हाई रहता है कि आप थोड़ा भी अगर आपने चूक कर लिया उसके अलाइनमेंट के टाइम पे, वाइब्रेशन इतना हाई होगा कि पूरा का पूरा उड़ जाएगा आपका। ओके, पूरा का पूरा सिस्टम उधर ये हो जाएगा। सो ये चीज़ पूरा कवर होता है मैकेनिकल में। और उसके बाद पाइपिंग, मैंने बोला पाइपिंग का पूरा इंस्टॉलेशन पूरा कंप्लीट होने के बाद हाइड्रो टेस्टिंग किया जाता है। हाइड्रो टेस्टिंग क्या होता है कि हाइड्रो टेस्टिंग या न्यूमेटिक टेस्ट, अगर लिक्विड लाइन है तो उसको हाइड्रो टेस्टिंग किया जाता है, गैस लाइन है तो उसको न्यूमेटिक टेस्टिंग किया जाता है। हाइड्रो टेस्ट डिज़ाइन प्रेशर का जो 1.5 टाइम्स में हम लोग हाई प्रेशर में उसको टेस्ट किया जाता है बाय यूजिंग द वाटर, बाय यूजिंग द पंप एंड कंप्रेसर। सो ऐसा होता है। न्यूमेटिक टेस्ट 1.1 टाइम्स फ्रॉम द डिज़ाइन। ओके, सो वो हम सिलेंडर और सिलेंडर नहीं तो इसमें हम लोग चेक यूज़ करते हैं, कंप्रेसर यूज़ करके हम लोग या तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर या तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज़ करके हम लोग हाइड्रो टेस्ट एंड न्यूमेरिक टेस्ट करते हैं। ये चीज़ हो गया। और ये हो गया हाइड्रो टेस्ट। उसके बाद उसका पैकेज, जैसे कि उसका लुक टेस्ट पैकेज बना था मैकेनिकल में, पाइपिंग में हाइड्रो टेस्ट पैकेज बनाया जाता है। और स्ट्रक्चर का अलग से रहता है। स्ट्रक्चर का हम लोग प्लम टेस्ट वगैरह करते हैं। स्ट्रक्चर का अलाइनमेंट कैसे रहता है कि एवरी मीटर 1 mm का टॉलरेंस रहता है। उसका एक अलग हाईएस्ट का एक अलग रहता है। मैक्सिमम बोलते हैं ऐसा कि 1 मीटर का 1 mm अलाउड है, बट ऊपर जाके तो आपको बोल्ट का जो टॉलरेंस है वो सिर्फ 2 mm का रहता है। सो यू नीड टू मेंटेन दैट 2 to 3 mm का अंदर आपको अलाइनमेंट आपको मेंटेन करना पड़ता है। वो बोलते हैं 1 मीटर में 1 mm टॉलरेंस अलाउड है, 12 मीटर चला गया तो 12 mm हो जाएगा। अब उधर जाके आपको एक उधर का बोल्ट को ऊपर कनेक्टिंग करना है तो आपके पास टॉलरेंस कहाँ रहेगा। ये सब चीज़ें हैं। सो दैट इज़ द थिंग। मतलब क्या होता है कि स्ट्रक्चर वेल्डिंग होने के टाइम में डिफॉर्म हो जाता है थोड़ा बहुत, सेंटर पोर्शन कभी ऐसा हो जाता है कभी वैसा हो जाता है, तो दैट इज़ द वन अलाउड। लाइक इसके लिए वो 10 mm का 12 mm का टॉलरेंस दिया है। वेयर एज ऊपर जाके तो आपको 0 पे मतलब 2 mm के ज़्यादा 2 mm इज़ अलाउड। सो दैट इज़ द थिंग। सो अलाइनमेंट वगैरह चेक करते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैकेनिकल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जो भी डिप्रेस हो रहे हैं कि मैकेनिकल लेके जॉब नहीं मिल रहा है, यार कंस्ट्रक्शन में आ जाओ। कंस्ट्रक्शन में अच्छा पैकेज होता है। मैंने लास्ट टाइम सैलरी भी मैंने डिफाइन किया था। ये फ्रेश इंजीनियर्स को मैंने ऑलरेडी बोला था तकरीबन आपको 650 से 750 650 या 450 से 650 स्टार्टिंग पैकेज दे देगा वो लोग। उसके बाद क्योंकि हम लोग को फ्रेशर भी आएगा तो हम लोग को यूटिलाइज़ करना होता है, तो उसको डेली मतलब उसको क्विकली उसको ब्रश अप करके हम लोग उसको बाद में यूटिलाइज़ कर लेते हैं। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, आप डोंट वेस्ट द टाइम। सैलरी के पीछे इनिशियल स्टेज में मत पड़ो। अगर आप गरीब है या मिडिल क्लास है या जो भी है, मेंटेन करो। जैसे आपने 4 साल निकाला बिना पेमेंट के ना, और 2 साल कैसे भी करके, अगर वो बंदा आपको जॉब सैलरी नहीं भी दे रहा हो, टेंशन मत करो। आप 2 साल ब्रश अप कर लो अपने आप को, और उसके बाद अच्छा सा एक CV में उसका सर्टिफिकेट लिया करो। हर साल एक वो कंपनी का नाम पे स्टैम्प डाल के एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपने लिए ले लो। ओके, तो लेने के बाद आप अब्रॉड भी ओवरसीज़ भी अप्रूव ये कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देखो, ओवरसीज़ अप्लाई करने के लिए क्या करना होता है, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। मैं एक काम करता हूँ, उसके लिए ओवरसीज़ का हम लोग अलग, मैं एक एजेंसी के बारे में आपको डिटेलिंग दे देता हूँ। पहले ये एक्सपीरियंस आप जोड़ लो, ये आपका गोल्डन एक्सपीरियंस होता है। बहुत मेहनत करो, 10 घंटा 12 घंटा जो भी मिले मेहनत करो। पैसे के पीछे डोंट केयर। जैसे कि आपने इंजीनियरिंग डिग्री करने के टाइम में आपने पैसा नहीं लिया ना, ठीक है, आपने पढ़ाई किया, तो उसी हिसाब से ये भी आप ये सोच लो कि इट्स अ पार्ट ऑफ योर क्या बोलते हैं उसको, होम सर्जन का एक काम रहता है ना। इसमें MBBS करने के बाद 1 साल उनका, 4 साल करने के बाद 5वें साल उनका प्रैक्टिसिंग का होता है। जैसे ही आप उसको समझ लो कि ये भी आपका प्रैक्टिसिंग है, 2 साल आप प्रैक्टिस करो या 1 साल अच्छे से प्रैक्टिस करो। आप जॉब में ज्वाइन करो, हर एक चीज़ को सीखो, हर एक चीज़ को नोट करो। गधा मजदूरी मत करो, सिर्फ गधा मजदूरी मत करो, हार्ड वर्क करो, बट इन द मीन टाइम लर्न ऑल्सो। ओके, सो
कोई भी फैब्रिकेशन शॉप हो, कोई भी मतलब फैक्ट्री हो, कोई भी आपका उधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बी अ पार्ट ऑफ दैट वन। मैं हमेशा बोलता हूँ भागो मत रिस्पॉन्सिबिलिटी से। ओके, दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। ये हो गया आपका मैकेनिकल कवर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और चीज़ में डिस्कस करेंगे जॉब्स का, कौन सा एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो ये सब चीज़, और इसमें भी ये है, मैं बोल रहा हूँ कि कैड ड्राफ्टिंग का भी प्रैक्टिस करो आप, P&ID बनाना प्रैक्टिस करो, लेआउट ड्राइंग्स बनाना प्रैक्टिस करो, हर एक चीज़ में ऑटो कैड ड्राफ्टिंग अच्छे से सीखो, ये एक चीज़ है। और QC इंस्पेक्शन के लिए मैंने बोला CC 3.1 3.2, और अगर पेंटिंग इंस्पेक्टर आप बनना चाहते हो तो बी गैस होता है, बी गैस का एक ब्रिटिश गैस बोलते हैं, ब्रिटिश गैस ने एक एवरी क्वार्टर देयर इज़ वन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय वेरियस थिंग्स, मैं आपको डिटेलिंग भी दे देगा, ये इसमें आप बी गैस भी कर सकते हो। और लास्ट बट लीस्ट आपका AWS भी होता है, AWS भी आप कर सकते हो, तो AWS कोर्स भी होता है, और API कोर्स भी होता है। ओके, वो API कोर्स टैंक्स वगैरह का होता है, ठीक है। वो फाइनल जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है उनको API की वगैरह ज़रूरत पड़ती है। सो ऐसा एक, और लोअर लेवल का कोर्स होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, उसमें क्या होता है कि टेक्नीशियन लेवल का कोर्स होता है, वो पूरा सिखाया जाता है। वो पूरा केरला में भरे पड़े हुए हैं, उसका चेन्नई में है, केरला में है, और नॉर्थ इंडिया में बहुत सारा इंस्टीट्यूट्स हैं जो वो करते हैं। सो आप लोगों को उधर चेक कर लो, सर्च कर लो, लेवल 1 लेवल 2 का कोर्सेस, और लेवल 3 तो थोड़ा बहुत हाई हो जाएगा आपके लिए इन द इनिशियल स्टेज। लेवल 2 का कर लो, उसके बाद स्विप कर लो जो क्वालिटी में आना चाहते हैं। ओके, दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बहुत लंबा हो गया।